हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल शबिश्ता नफीस पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ द कांग्रेस ऑफ वियना 1815 एंड मेटरनिक एज। तो मैं शुरू करने से पहले आप लोगों से ये कहना चाह रही हूँ कि जो लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। और चैट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के चलिए मैं चलती हूँ, अपने मेन पॉइंट पे आती हूँ। तो वियना कांग्रेस 1815 एंड द मेटरनिक एज। तो वियना कांग्रेस की बात की जाए तो नेपोलियन के पतन के बाद यूरोपीय देशों में के राजपूत का एक सम्मेलन था। किसके पतन के बाद? तो नेपोलियन के पतन के बाद यूरोपीय देशों में राजपूत का एक सम्मेलन था जो सितंबर 1814 से जून 1815 ईस्वी में वियना में आयोजित हुआ था। तो वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया की ये राजधानी है वियना। तो ये इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया राजनेता मेटरनिक ने किया था। यानी ऑस्ट्रिया का ये जो प्रधानमंत्री था, कौन? मेटरनिक, ये ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री था। तो उसी ने ये वियना में इसको आयोजित किया था सम्मेलन को 1814 से लेकर जून 1815 तक ऑस्ट्रिया के राजनेता मेटरनिक ने किया था। वियना कांग्रेस 1815 से 1848 तक का जो काल था उसकी प्रतिक्रिया का युग कहते हैं। यानी इसी के काल को प्रतिक्रिया का युग कहते हैं। इस काल को मेटरनिक युग भी कहा जाता है। यानी इसको प्रतिक्रिया का युग भी कहते हैं और मेटरनिक का युग भी कहते हैं। तो खैर आगे चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ वियना कांग्रेस, यानी वियना कांग्रेस के प्रमुख सिद्धांत, उसके सिद्धांत क्या क्या थे तो ये मैं बताती हूँ। तो द प्रिंसिपल ऑफ वियना कांग्रेस इन सम्मेलन में उपस्थित प्रतिनिधि किसी सर्वमान्य सिद्धांत, नैतिकता या जन कल्याण की भावना से प्रेरित नहीं थी। देखिए, जो सम्मेलन में उपस्थित थी उसकी किसी भी प्रतिनिधि जो थे सर्वमान्य सिद्धांत, नैतिकता और जन कल्याण की भावना से वो नहीं थी। मतलब वो जन कल्याण की वजह से या उनका कोई ऐसा मकसद नहीं था कि मतलब लोगों की हित के लिए हो। वे षड्यंत्र एवं गुप्त वार्ताओं द्वारा अपने स्वार्थों को पूरा करना चाहते थे। यानी इस सम्मेलन में उन्होंने अगर पार्टिसिपेट किया था तो वो सिर्फ अपने हित के लिए किया था, क्योंकि वे षड्यंत्र एवं गुप्त वार्ताओं द्वारा अपने स्वार्थों को पूरा करना चाहते थे। उन्होंने अपने स्वार्थों के रूप से सिद्धांत का आवरण किया। केटेबेली लिखते हैं, यानी केटेबेली का क्या कहना है, तो यह निश्चित था कि वियना सभा यानी कांग्रेस में जितने भी प्रतिनिधि एकत्रित हुए थे उनमें से कोई तो अपना छिपा हुआ स्वार्थ करना चाहता था, कोई पुराना बदला लेने की इच्छा चाहता था और कोई स्थिति का लाभ उठाना चाहता था। यानी कोई अपना स्वार्थ के लिए था और कोई मतलब किसी का पुराना बदला लेने के लिए इसमें आया हुआ था और कोई अपनी स्थिति और उस स्थिति का अपना लाभ उठाना चाहता था। तो जिन सिद्धांतों को स्थापित किया गया था वो निम्नलिखित थे। तो देखिए, वियना कांग्रेस की बात की जाए तो ये कब स्टार्ट हुआ था? मेटरनिक के पतन के बाद वियना में यानी ऑस्ट्रिया की राजधानी में ऑस्ट्रिया के राजनेता यानी प्रधानमंत्री मेटरनिक ने किया था 1814 से 1815 ईस्वी में। सिंपल वे में इसको ऐसे समझ लीजिए। और वियना कांग्रेस को मतलब सम्मेलन किया गया था तो उसमें जो लोग उसमें आए हुए थे वो सिर्फ अपने हित के लिए वहाँ आए थे, ना कि जन कल्याण और नैतिकता के लिए आए थे। तो इसीलिए केटेबली ने लिखा है कि वहाँ अपना स्वार्थ छुपा हुआ था उसको करने आए थे, पुराना बदला लेने आए थे और स्थिति का लाभ उठाने आए थे। सिंपल वे में यही बात कही गई है। तो खैर आगे चलते हैं। तो आगे ये है, तो वैधता का सिद्धांत। पहला कौन सा सिद्धांत था? तो वैधता का सिद्धांत था। इस सिद्धांत को फ्रांस के प्रतिनिधि टेलेरा ने प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत को फ्रांस के प्रतिनिधि टेलरे ने प्रस्तुत किया था। इसका अभियान यह था कि जिन शासकों को नेपोलियन ने उनके राज्यों से वंचित करके भगा दिया था उनके राज्य वापस दिया जाए। यानी नेपोलियन अपने कार्यकाल में जिन लोगों को वहाँ से भगा दिया था, अपने राज्यों से वंचित कर दिया था, तो उन लोगों को वहाँ फिर से बुलाया जाएगा
तो ये सिद्धांत में प्रस्ताव समझ लिए रखा गया था। तो ये कौन रखा था? फ्रांस के प्रतिनिधि टेलेरा ने किया था। तो ये अभियान में यही तय हुआ था। तो इस सिद्धांत के पीछे टेलेरा का उद्देश्य देखिए, उसने ये तो बुलाया कि मतलब वहाँ पे जो लोगों को उसने नेपोलियन ने भगा दिया उन्हें बुलाने के लिए, लेकिन उसके पीछे उसका क्या सिद्धांत था? तो उसका उद्देश्य था फ्रांस में बोरबोन राजवंश के हित की रक्षा करना था। बोरबोन राजवंश वो थे जो जैसे लुई 16वें 15वें जो थे, 14वां ये सब जो थे चार्ल्स थे, ये सब लोग बोरबोन वंश के थे। तो उनके कार्यकाल में जो जितने लोग थे, तो टेलेरा उनके मतलब फ्रांस की बोरबोन वंश की रक्षा करना चाहता था और वो चाहता था कि फ्रांस के क्षेत्र की मांग ना की जाए। टेलेरा अपने उद्देश्य में सफल भी हो गया, क्योंकि जब वहाँ के लोगों को जब ये बुलाने की अनुमति देने लगा कि उसे मतलब इस उद्देश्य उसकी मतलब ये उद्देश्य हो गया था कि उसकी ये बातें माननी थी। टेलेरा ने ये कहा कि वहाँ के जितने भी मतलब राज्य से जो वंचित कर दिए गए उन्हें वापस बुला लिया जाए। एक तो इसने मतलब दिखावे के लिए ये किया, तो उसी बहाने वो लोग आ भी गए थे, लेकिन उसके पीछे अपना क्या था? उसका अपना एक इच्छा थी कि बोरबोन राजवंश के हित के लिए रक्षा करना चाहता था और वो चाहता था कि उनके क्षेत्रों जो फ्रांस के क्षेत्र की मांग ना की जाए। तो टेलेरा भी अपने उद्देश्य में सफल हो गया था। तो देखिए हर जगह अलग अलग लोग आएंगे, जैसे यहाँ पे ये इसीलिए कह रहे हैं, इसे याद रखे रहिएगा। तो वैधता के सिद्धांत में फ्रांस के प्रतिनिधि टेलेरा ने किया था। अब क्षतिपूर्ति के सिद्धांत में देखिए कौन किया है। तो इस सिद्धांत को ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री मेटरनिख ने प्रस्तुत किया था। वैधता में तो टेलेरा ने फ्रांस का किया था, फ्रांस में का टेलेरा ने किया था, और क्षतिपूर्ति के सिद्धांत को ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री मेटरनिख ने किया था। ऑस्ट्रिया की समस्या यह थी कि उनका साम्राज्य बहुजातीय था। फ्रांस की क्रांति के समय यह स्पष्ट हो गया था कि ऑस्ट्रिया नीदरलैंड की रक्षा नहीं कर सकता, यानी नीदरलैंड की रक्षा ऑस्ट्रिया नहीं कर सकता। अतः मेटरनिख बेल्जियम के बदले उत्तरी इटली के लोम्बार्डी और वेनेशिया के प्रदेश चाहता था। देखिए इसका अपना भी देखिए अपना उद्देश्य था, अपने हित के लिए वो क्या चाहता था कि जो जिस समय फ्रांस की क्रांति से ये स्पष्ट हो गया था कि ऑस्ट्रिया नीदरलैंड की रक्षा नहीं कर सकता था, नीदरलैंड की रक्षा नहीं कर सकता था। अतः मेटरनिख ने यही सोचा कि बेल्जियम के बदले, यानी नीदरलैंड की जो यहाँ का बेल्जियम है उसके बदले उत्तरी इटली के लोम्बार्डी और वेनेशिया के प्रदेश चाहता था। जब बेल्जियम को हाईलैंड को दे दिया गया, तब उसे इटली के प्रदेश की मांग की। यानी जब बेल्जियम उसको तो देखिए एक मतलब अवसर मिल गया, क्योंकि बेल्जियम जब हाईलैंड के पास चला गया तो वो बेल्जियम चाहता भी नहीं था, तो उससे मतलब एक अवसर मिल गया, तो वो इटली के प्रदेशों की मांग करने लगा था। तो मैं ये फिर से बता देती हूँ कि फ्रांस के प्रतिनिधि टेलेरा ने प्रस्तुत किया था किसका? वैधता के सिद्धांत को। और क्षतिपूर्ति के सिद्धांत को किसने किया था? तो ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री मेटरनिख ने किया था। तो अब देखिए शक्ति संतुलन का सिद्धांत किसने किया था? तो इस सिद्धांत को ब्रिटेन के विदेश मंत्री केसलरे ने किया था। ब्रिटिश के विदेश मंत्री केसलरे ने किया था। वह यूरोप में शक्ति संतुलन की स्थापना के लिए प्रयत्नशील था। इस नीति का अभिप्राय यह था, देखिए उसकी क्या अपने वो थे सिद्धांत थे। तो उसके अपने सिद्धांत ये थे कि यूरोप में कोई राष्ट्र इतना शक्तिशाली ना हो जाए जिससे ब्रिटेन की सुरक्षा संकट में पड़ जाए। वो मतलब ये चाहता था कि ऐसा कोई यूरोप में जितने भी राज्य, जितने भी देश हैं, इतना शक्तिशाली ना हो कि ब्रिटेन की सुरक्षा संकट में पड़ जाए, यानी वहाँ की सुरक्षा उसके लिए मतलब बहुत भारी हो जाए कि वो सुरक्षा ना कर सके। तो वो चाहता था कि यूरोप में 2 या 2 से अधिक शक्तिशाली राज्य हो जिसमें निर्णायक शक्ति ब्रिटेन के हाथ में रहे। यानी अगर शक्ति सब कुछ जिसके पास रहे भी, जो भी कुछ करे, लेकिन उसकी मतलब मेन शक्ति किसके पास रहे? तो ब्रिटेन के पास रहे। देखिए ये भी अपने लिए, अपने देश के लिए ये पूरा सोच रहा था। तो आता केसलरे ने रूस की शक्ति से वृद्धि से विरुद्ध था, यानी रूस की शक्ति उस वक्त बहुत ज़्यादा थी तो उसके विरुद्ध था। रूस पूरा पोलैंड मांग रहा था,
इसका विरोध इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया कर ही रही थी, यहाँ तक कि वह रूस से युद्ध करने के लिए तैयार थी, लेकिन रूस ने अधिक लाभ उठाकर सफलता प्राप्त कर ली थी। यानी जो रूस, यहाँ पे रूस बहुत ही शक्तिशाली था, तो शक्तिशाली था, तो इसी कारण ये ब्रिटेन बहुत उससे मतलब उसके विरुद्ध थी। ये नहीं चाहती थी कि ये इतना शक्तिशाली रहे। कौन नहीं चाहता था? ब्रिटेन नहीं चाहता था। रूस उस वक्त पूरा पोलैंड मांग रहा था। क्या मांग रहा था? पूरा पोलैंड मांग रहा था। लेकिन इसके विरोध में दो और लोग थे, दो और देश थे। तो कौन था? इंग्लैंड था और ऑस्ट्रिया था। इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया मतलब ये इसके विरुद्ध थी। यहाँ तक कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया युद्ध करने के लिए तैयार थी, और अंत में ये युद्ध होने के बावजूद भी ये रूस जो था अधिक लाभ उठाकर सफलता प्राप्त कर ली। यानी रूस को पूरी सफलता मिल गई। तो इससे यह समझ में आता है कि मतलब रूस को पूरी सफलता मिल गई थी, और मतलब मेन शक्ति रूसी के पास रह गई थी। ब्रिटेन के हाथों में वही नॉर्मल सी ऐसी थी। तो ये था कि मतलब तब इसको देखिएगा, वैधता के सिद्धांत में क्लेरा ने किया था, क्षतिपूर्ति के सिद्धांत में ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री मेटरनिक ने किया था, और शक्ति संतुलन का सिद्धांत ब्रिटेन के विदेश मंत्री कैसलरे ने किया था। तो पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांत था। तो विजेता राष्ट्र इस सिद्धांत पर एक मत थी, और यहाँ उसके अपने स्वार्थ नहीं टकराते थे। उससे वह उन राज्यों को पुरस्कृत किया जिन्होंने नेपोलियन के विरुद्ध युद्ध किया, उन राज्यों को दंडित किया जिन्होंने नेपोलियन के साथ दिया। देखिए, अगर बात की जाए तो नेपोलियन का साथ किसने नहीं दिया था, तो नेपोलियन के अगेंस्ट कौन था? तो इंग्लैंड था, ऑस्ट्रिया था और पुर्तगाल था। तो ये लोग इसके अगेंस्ट थे, और जिन्होंने उसके मतलब विरुद्ध था उनको क्या किया गया था? पुरस्कृत किया गया था। तो मतलब समझ लिए सीधी हो गया कि इंग्लैंड और ये पुर्तगाल और ऑस्ट्रिया, ये तीनों लोग को समझ लिए ऐसे पुरस्कृत किया गया होगा। और जो नेपोलियन के मतलब जो नेपोलियन के साथ थे, तो वो तो नेपोलियन के साथ में अगर थे तो रूस था, स्पेन था, पोलैंड जो कि प्रशा था, जो कि मतलब ओल्ड जर्मनी, तो वो जो प्रशा था, ये लोग साथ में थे। तो उनको दंडित करने के साथ मतलब उनको दंडित करने के लिए ये किया गया कि उनको दंडित किया जाएगा। इस सिद्धांत के अनुसार डेनमार्क से जिसने नेपोलियन का साथ दिया था, नॉर्वे को क्षणिक स्वीडन को दे दिया तथा सैक्सनी आधा राज्य छीनकर प्रशा को दे दिया। तो यहाँ पे आप उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी, पूरी बातें समझ में आ गई होगी। आप लोग प्लीज़ स्किप करके ना देखा करें। अगर आप लोग पूरा देख लेंगे तो ये वीडियो लाइन बाय लाइन अगर आप इसको सुनेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो अगर जो लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और चैट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।